गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है बेटे आप सबका? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी बेटे, देखिए आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी 11th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है। आप समझ रहे होंगे कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसके बाद एक 22 चैप्टर भी है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है। असल में ये दोनों ही चैप्टर सेम है, बस कॉम्बिनेशन में है। तो एक तरह से आप ये मानिए वी आर ऑन द लास्ट टॉपिक इफ नॉट लास्ट चैप्टर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है जी चैप्टर का नाम, और इसे हम एक और नाम से बुलाते हैं फाइनल अकाउंट्स। आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स के बारे में। बेटे देखो, हम दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने का कोई ना कोई तो मोटिव होता होगा। बिना मोटिव के इंसान कोई भी काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आप पढ़ाई करते हैं जी, उसका एक मोटिव है, आपको अपना कैरियर चाहिए। और अगर मैं इसे शॉर्ट टर्म में मोटिव में डिवाइड कर दूं तो 11th क्लास आप अभी कर रहे हैं, तो मतलब आपको अपनी 11th क्लास में रिजल्ट चाहिए, वो भी अच्छा रिजल्ट चाहिए ऑफ कोर्स। इसी तरह से बेटे जी, हम अभी तक जो अकाउंटिंग में जितनी भी बातें सीख रहे थे, वो सीखने का हमारा मकसद ये था कि हमें जानना था कि एक बिजनेस का क्या रिजल्ट होता है, और बिजनेस का रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली आप समझ लीजिए एक या दो पेज का होता है जिसमें पूरे साल का रिजल्ट आ जाता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हमने इतनी मेहनत करी, जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, रेक्टिफिकेशन किया, और उसके बाद पूरा का पूरा रिजल्ट क्या एक पेज पे आ जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटे मुझे एक बात का जवाब दो, आपके साथ आपकी स्टडीज में भी तो कुछ ऐसा ही होता है। आप पूरे एक साल मेहनत करते हो, एक साल आप जो मेहनत करते हो उसमें आप तरह तरह की किताबें पढ़ते हो। 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी है, कुछ बच्चे 6 सब्जेक्ट, कुछ बच्चे 7 सब्जेक्ट की भी पढ़ाई करते हैं। ये मोटी मोटी बुक्स होती है जी। अकाउंट्स की बुक तो वैसे ही हमारे बैग में नहीं आ पाती, इतनी भारी होती है। लेकिन बेटे आखिरी में जब आपका रिजल्ट आता है तो क्या वो हम पूरी एक किताब देते हैं, या रिपोर्ट कार्ड पे एक या दो पेज में आपका पूरा रिजल्ट दे देते हैं? आप खुद बताइए। असल में नतीजे इसी तरह से निकलते हैं, रिजल्ट इसी तरह से दिए जाते हैं। यहाँ एक या दो पेज में ही पूरी की पूरी बात जो हमारे साल में हुई होती है घटनाएं, उसको घटित घटनाओं का रिजल्ट हम डिस्क्लोज कर देते हैं। तो अब कुछ ऐसी ही कहानी हम इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सीखने वाले हैं। पूरे साल का रिजल्ट जो है बिजनेस का, वो हम कुछ स्टेटमेंट्स में, मतलब कुछ कागजों में ही प्रेजेंट कर देंगे। इस वजह से इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तो चलिए अब लिखते हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये असल में है क्या चीज। लिखिए जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स फॉलोइंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दो चीजें आती है। पहली, ए, इनकम स्टेटमेंट, और दूसरी बैलेंस शीट। बेटे दो चीजें आती हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देखिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो आप जानते हैं बिजनेस के ईयर एंड पे हम केवल दो चीजों के बारे में ही जानना चाहेंगे, कि उसी से हमें पता चल जाएगा कि इस बिजनेस ने पूरे साल क्या किया।
पहली एक चीज कि हमने पूरे साल में क्या कमाया, इनकम स्टेटमेंट। ये किस लिए है जी? ताकि हम अपना कैलकुलेट कर सके प्रॉफिट या फिर लॉस। और दूसरी चीज हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का मकसद क्या होता है? जानना फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात अभी कुछ समझ में नहीं आई मेरे बच्चे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर मैं किसी एक व्यक्ति के बारे में ये जानना चाहता हूं कि वो कितना संपन्न है या कितना उजाड़ है। संपन्न और उजाड़ का मतलब ये है कि वो अपना लाइफ में कितना कामयाब है या कितना बर्बाद है। ये हम कैसे पता लगाएं? लो बेटे, ये मिस्टर एक्स है। मैं आपको बताता हूं जी मिस्टर एक्स के बारे में। मिस्टर एक्स के पास कुल मिला के जो संपत्ति है, संपत्ति के नाम पे बेटे इनके पास सिर्फ कुछ इनके गारमेंट्स हैं, वो भी 10,000 रुपए के। और मिस्टर एक्स की सैलरी हर महीने आती है 80,000 रुपए। ठीक है, अब एक और लेते हैं जी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये लोग कामयाब है या नहीं, तो हम कैसे पता लगाएं? मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के पास बेटे अगर इसकी संपत्ति की बात की जाए वो है 400 करोड़ रुपए। मकान है, फार्म हाउस है, इसके अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट भी है जी, किले पड़े हुए हैं, आप इस तरह से समझ लीजिए, गाड़ियां हैं। 400 करोड़ रुपए की जायदाद है। और सैलरी के नाम पे भाई साहब कुछ नहीं कमाते, जीरो। अब देखते हैं मिस्टर जेड को। मिस्टर जेड के पास संपत्ति यानी कि इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो वो है 150 करोड़। और ये सैलरी भी कमा लेता है 1,50,000 पर मंथ। आप मुझे बताइए बेटे जी, ये मैंने आपके सामने इन तीनों की पोजीशन रख दी है, इन तीनों का मैंने आपको ब्यौरा दे दिया है। आप मुझे बताइए जरा, इन एक्स वाई जेड में से आपको ज्यादा संपन्न कौन लग रहा है? देखो बेटे, ये भाई साहब के पास केवल 10,000 रुपए के कपड़े कपड़े और कुछ नहीं है, सैलरी कमाते हैं 80,000। इसका मतलब ये बहुत खर्चीले व्यक्ति है। ये व्यक्ति बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा, इसे पैसे की वैल्यू नहीं है, इसे समझ नहीं है हाउ टू यूज इट। इनकी बात करें तो ये बहुत ही निकम्मा और निठल्ला व्यक्ति है, कमाता कुछ नहीं है, पिताजी की संपत्ति है 400 करोड़ रुपए, उस पर ऐश करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी बर्बाद होता है, हेल्थ वाइज, नॉट इफ वेल्थ वाइज। बहुत गुस्सैल होता है, बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। ऐसे लोगों में पेशेंस बहुत कम होती है। मिस्टर जेड की बात करें, इसके पास संपत्ति पिताजी की अच्छी है, इसका मतलब इसके पिताजी एक अच्छी फैमिली, मतलब इन्होंने स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ अपना रखा है, एक अमीर फैमिली है। और इसके अलावा 1,50,000 पर मंथ ये कमाता भी है, तो मेहनती लड़का भी है। और हो सकता है कि
इसने भी इस संपत्ति में कुछ ना कुछ एडिशन करा हो। सबसे सही अगर देखा जाए तो वो सामने निकल के आता है ये। तो बेटे एक बात बताना जरा, मैं यहाँ पे दो चीजों को देख रहा था, आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने इनके दो क्राइटेरिया लिए ये जज करने के लिए कि ये किस तरह की पोजीशन में है ये लोग। मैंने दो क्राइटेरिया क्या लिए, एक तो मैंने इन सब की इनकम चेक करी और दूसरी जानते हो मैंने इनकी प्रॉपर्टी चेक करी, और प्रॉपर्टी को कहा जाता है फाइनेंशियल पोजीशन, या फिर हिंदी में इसे कह सकते हैं हैसियत। समझ रहे हैं आप बात? जब कभी भी ये हमारे समाज में, सोसाइटी में अरेंज मैरिजेस होती है, जब बेटे लड़के को देखने जाया जाता है तो उस लड़के से इन्हीं पे सवाल किया जाता है कि बताइए आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। तो हर एक चीज में हमारा पैमाना कामयाबी का जजमेंट करने का बस दो ही चीजों पे टिका हुआ है, प्रॉपर्टी पे और इनकम पे। तो बेटे अगर मैं किसी बिजनेस की संपन्नता को देखना चाहता हूं कि वो कितना कामयाब है, तो मैं भी कितनी चीजें देखता हूं, दो चीजें, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा बैलेंस शीट। समझ में आई बात? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये दो चीजें आ जाती है। अब लिखिए जरा पॉइंट नंबर 2, इनकम स्टेटमेंट। ये क्या चीज है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है हमारी आमदनी की डिटेल, सिंपल भाषा में मतलब हमारी डिटेल्स ऑफ इनकम। ओके, अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा। मैं बेटे आपको बताता हूं मारुति कंपनी की कहानी। मारुति कंपनी की अगर मैं बात करूं तो मारुति कंपनी के अंदर बेटे जी देखिए, ये गाड़ियां बनाती है, ये तो सबको पता है। मारुति कंपनी गाड़ी कहां बनाती होगी बताओ तो जरा। इनकी गाड़ी बनती होगी किसी ना किसी फैक्ट्री के अंदर, हाँ या ना? ऑफ कोर्स, ये है जी इनकी फैक्ट्री जहां पे गाड़ियां मैन्युफैक्चर करते हैं। और बेटे इनकी जो डीलिंग्स होती है या इनके जो बॉसेस होते हैं, जानते हो वो कहां बैठते हैं? वो बैठते हैं ऑफिस में, और यहीं से ये डीलिंग्स करते हैं, यहीं से सारी प्लानिंग करते हैं, मीटिंग वगैरह यही होती है। मीटिंग्स आप समझ तो सकते होंगे कि वो कभी भी फैक्ट्री में तो हो नहीं सकती। फैक्ट्री है जी और ऑफिस है मारुति कंपनी के पास। अब बेटे फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है, सामान बनता है, और यहां से बनने के बाद ऑफिस वाले उसे बेचते हैं। तो असल में देखा जाए तो मारुति कंपनी के दो जगह पे खर्चे होते हैं, एक फैक्ट्री पे और एक होते हैं ऑफिस पे। तो मारुति कंपनी में हम हमेशा ये जानना चाहेंगे कि इसकी फैक्ट्री में कितने खर्चे हैं और ऑफिस में कितने खर्चे हैं, और क्या ये इनकम इतनी कमा पा रहा है कि ये इन दोनों का खर्चा सही ढंग से निपटा पाए। बेटे मुझे असल में दो जगह की इनकम और खर्चे जांचने हैं, फैक्ट्री के और ऑफिस के। तो मेरी जो इनकम स्टेटमेंट होंगी वो भी दो बनती है। पहली इनकम स्टेटमेंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, और जो दूसरी इनकम है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखा जाए तो तीन चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इनकम स्टेटमेंट में क्योंकि दो चीजें आ जाती है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट, और फिर उसके बाद तीसरी चीज होती है जो हमारी हैसियत बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बैलेंस शीट। क्योंकि मुझे दो जगह के अपने प्रॉफिट्स जानने होते हैं और लॉस जानने होते हैं, तो इस वजह से फैक्ट्री के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट,
ये बनता है जी फैक्ट्री के रिजल्ट को जानने के लिए, और P&L अकाउंट असल में बनता है ओवरऑल रिजल्ट जानने के लिए, मतलब फैक्ट्री प्लस ऑफिस ओवरऑल रिजल्ट। ये पता लगाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो इसका मतलब ये कि मैं आपको तीन चीजें सिखाने वाला हूं इसमें, और वो तीन चीजें क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसके बाद आएगा बैलेंस शीट। ये तीन चीजें अगर जोड़ दी जाए तो बनती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर इसे आप कह लीजिए फाइनल अकाउंट्स। तो चलो बेटे जी अब स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करने से पहले ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। अकाउंटिंग प्रोसेस। बेटे अब क्योंकि हम अपने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के बिल्कुल लास्ट पर हैं, तो मैं आपको जाते जाते एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि किस तरह से हमारा सारा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अब मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा जी, जैसा कि प्रैक्टिकली होता है। सबसे पहले तो बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, किसी का आना, किसी का जाना, यहां पैसे देना, वहां पैसे देना, ये सारी चीजें, स्ट्राइक हो जाना, झगड़े हो जाना, तमाम एक्टिविटीज, प्रोडक्शन करना, सेल करना। मुझे इन तमाम एक्टिविटीज में से सबसे पहले पहचानना होता है ट्रांजैक्शंस को, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि मनी में होती है, जिन्हें हम कह सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकते हैं। हम उन ट्रांजैक्शंस को पहचानते हैं। अब कई बच्चे अभी यहीं पे चिल्ला पड़ेंगे, सर इसे ही रिकॉर्ड करते हैं। नहीं करते इसे रिकॉर्ड। फिर हम इस पे देखते हैं कि हमारे पास किन ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर तो हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट है तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे असल में बनते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है जी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उसके बाद उनमें से ट्रांजैक्शंस होती है। वो छांटने के बाद हम देखते हैं कि किन ट्रांजैक्शन के सोर्स डॉक्यूमेंट है, बिल वगैरह है। उन बिलों के बेसिस पे हम अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर बताया भी था। और बेटे उसके बाद कहीं जाके रिकॉर्डिंग करते हैं। समझ में आई बात? और आप अच्छे से जानते हैं कि रिकॉर्डिंग दो जगह पे की जाती है, या तो जर्नल में की जाती है या फिर सब्सिडरी बुक्स में की जाती है। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो जर्नल, और अगर बिजनेस बड़ा है तो सब्सिडरी बुक्स। देन इसके बाद क्या होता है? रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है, अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। और ये काम कहां किया जाता है? लेजर में। लेजर के बाद जितने भी अकाउंट बने उनका रिजल्ट हम क्या कर देते हैं? समराइज कर देते हैं। और समराइजिंग की जाती है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है जी। ये जो ट्रायल बैलेंस है, इन ट्रायल बैलेंस से बनते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनल अकाउंट, जिसमें हमें कितनी चीजें बनानी है? तीन चीजें।
ट्रेडिंग अकाउंट ताकि फैक्ट्री का रिजल्ट जान सके, पी एंड एल अकाउंट ताकि फैक्ट्री प्लस ऑफिस ओवरऑल रिजल्ट जान सके, और तीसरा और आखिरी हमारे पास बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में हमारी संपत्ति का ब्यौरा होता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है बिजनेस के नाम पे। ये प्रोसेस था बेटे जी जो हमारा प्रोसेस चलता है। आप मुझे अब ये बताइए जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? ट्रायल बैलेंस। तो बेटे एक बात समझ लो कि आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन क्या होगा? ट्रायल बैलेंस ही गिवन होगा। आप भले कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, आपको हर जगह पे ट्रायल बैलेंस गिवन होगा और ट्रायल बैलेंस से कहा जाएगा कि आप क्या बनाइए? फाइनल अकाउंट्स। देखो अब जरा, ये देखिए, ये क्या गिवन है आपको? ट्रायल बैलेंस है, और कहते हैं जी इन ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। देख रहे हैं आप किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ लेजर। लेजर के बैलेंसेस का मतलब ही क्या हुआ? कहां आते हैं लेजर के बैलेंसेस? ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। और देख लेते हैं बेटे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। आप इस चैप्टर में देख लीजिए, अगले चैप्टर में देख लीजिए, आपको सारी चीजें ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनानी है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। देखा आपने? कहने का मतलब ये है कि हम यहां पे ये तीनों चीजें जो बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस से बनाएंगे। तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके से ट्रायल बैलेंस में हमें आइटम्स गिवन होते हैं और किस तरीके से उस ट्रायल बैलेंस से हमें फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। देखो बेटे जरा ध्यान से, लो ये मैं आपके सामने बना रहा हूं जी एक ट्रायल बैलेंस। आप अच्छे से जानते हैं जी ट्रायल बैलेंस में दो साइड्स होती है, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। एक साइड में डेबिट बैलेंसेस आते हैं और एक साइड में क्रेडिट बैलेंसेस आते हैं। तो ये मैंने बना दी डेबिट साइड और ये मैं बना चुका हूं जी क्रेडिट साइड। यहां पे आता है नेम ऑफ अकाउंट, और ये अमाउंट। यहां पे भी नेम ऑफ अकाउंट और ये अमाउंट। अब इस ट्रायल बैलेंस में देखना जरा बेटे क्या क्या चीजें गिवन होती है। डेबिट साइड में आपको खर्चे गिवन होंगे। दो किस्म के खर्चे होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो हमारे प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में हो, कहने का मतलब जो फैक्ट्री में हो। इनडायरेक्ट खर्चे जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होते, यानी कि वो खर्चे जो हमारे ऑफिस में होते हैं। और इसके अलावा यहां पे कुछ एसेट्स भी गिवन होते हैं, जैसे कि कैश, बैंक, डेटर एटसेट्रा। डेबिट साइड में खर्चे और एसेट्स, बस ये दो चीजें गिवन होती है ट्रायल बैलेंस में। आप कोई भी उठा लीजिएगा, बस इनके अलावा और कुछ नहीं होता बेटे। एक्सपेंस होते हैं और एसेट्स होते हैं बस। क्रेडिट साइड की अगर बात करें तो यहां पे सेल्स आ जाती है, अदर इनकम आ जाती है, सेल के अलावा और कहीं से पैसा आया हो, सेल ऑफ गुड्स के अलावा। और तीसरी चीज आ जाती है क्रेडिट साइड में ट्रायल बैलेंस में, लाइबिलिटीज। और इसका टोटल हमेशा इक्वल आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस का। अब ट्रायल बैलेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, देखो जरा। यहां पे तीन चीजें, एक सेल्स, दूसरा अदर इनकम
और तीसरा लाइबिलिटीज। और यहां पे दो तो खर्चे, एक डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस और तीसरा एसेट। इस ट्रायल बैलेंस से हमें कहा जाएगा कि आप ये तीन चीजें बनाइए, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बेटे अब जरा देखो, अकाउंट जो बनता है वो आपको अच्छे से पता है जी किस तरह से बनता है। अकाउंट की दो साइड होती है, एक डेबिट और दूसरी क्रेडिट। ये लो बेटे, मैंने तीन चीजें बना दी है, रफली बनाई है अभी बस। सबसे पहले मुझे बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें एक साइड होगी डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट, दूसरी साइड होगी क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट। सेम इज फॉर पी एंड एल अकाउंट। एक साइड होगी डेबिट जिसमें आएगा पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर से पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाली लाइन, यहां से पी एंड एल अकाउंट स्टार्ट है और यहां तक, इस लाइन तक हमारा कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट है। और बैलेंस शीट मेरे बच्चों, आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है अकाउंटिंग इक्वेशन में। लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, ठीक है। ये वाली साइड तो है जी डेबिट और ये वाली साइड है क्रेडिट, और यहां पे भी ये वाली साइड है डेबिट और ये वाली साइड है क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस में तीन ये और तीन ये, कुल मिला के छह चीजें हैं जो मुझे यहां ट्रांसफर करनी आनी चाहिए। क्योंकि बेटे मुझे फैक्ट्री का रिजल्ट यहां ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है। रिजल्ट का मतलब ही क्या हुआ भाई, जब हम इनकम स्टेटमेंट से बात करते हैं या फिर हम बिजनेस के बारे में रिजल्ट की बात करते हैं, तो बिजनेस कोई पास फेल तो होता नहीं है। बिजनेस का जो रिजल्ट आता है वो या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो बेटे ये दोनों इनकम स्टेटमेंट है, ये आपको प्रॉफिट और लॉस ही बताएंगे। और प्रॉफिट निकालने का जो तरीका है वो आपको बचपन में मैडम ने सिखा दिया था। याद करो वो दिन जब आप नन्हे मुन्ने राही थे, देश के सिपाही थे, भारी भारी बस्ते बैग उठा के कंधों पे आप निकल पड़ते थे स्कूल में। तब मैडम ने आपको सिखाया था कि मुन्ने, प्रॉफिट जानते हो कैसे निकलता है, सेल प्राइस में से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट प्राइस। और यहीं से मुन्नू लॉस भी आ जाता है, और वो कैसे आ जाता है, कॉस्ट में से माइनस कर दीजिए सेल प्राइस। ये सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, यही सारी चीजें बेटे अभी भी चल रही है। सेल प्राइस को अकाउंट्स में हम सेल्स बोल देते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस बोल देते हैं। भाई मैंने जितने का सामान बेचा, अगर उसमें से मैं अपने खर्चे घटा दूं तो क्या क्या मेरे पास प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा? अरे बिल्कुल आ जाएगा ना। एक सब्जी वाला भी निकाल लेता है, उसे पता है मैं जितने का सामान बेचूं उसमें से वो घटा दूं जितना मेरा खर्चा हुआ, तो मेरे पास प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। तो सेम गोज हेयर, यहां पे भी वही बात है। तो बेटे अब जरा देखो कैसे होता है, देखना जरा ध्यान से। जब मुझे फैक्ट्री का रिजल्ट निकालना है, तो बेटे मुझे क्या करना होगा, फैक्ट्री की इनकम में से फैक्ट्री का खर्चा घटाना होगा, है ना। अब
ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, P&L भी एक नॉमिनल अकाउंट है। जो भी अकाउंट प्रॉफिट या लॉस निकालता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो बेटे खर्चे जो फैक्ट्री से रिलेटेड हो वो यहाँ डेबिट में आएंगे, और जो इनकम होगी फैक्ट्री से वो यहाँ आएगी। तो चलो अब देखते हैं खर्चे। दो तरह के खर्चे, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बेटे डायरेक्ट जो खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री में होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? सारे यहां। ठीक है, मान लेते हैं कि 10,000 थे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटे ये कहां आएंगे? ये सारे के सारे होते हैं हमारे ऑफिस से रिलेटेड, तो ये आएंगे P&L में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लेते हैं कि 20,000 थे, ऑफिस में सैलरी वगैरह ज्यादा दी जाती है ना। एसेट्स बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बैलेंस शीट में आएंगे सारे के सारे एसेट्स। ये मान लेते हैं कि एसेट्स थे हमारे पास 1,00,000। ठीक है जी। तो इस साइड का जो टोटल बना, इस हिसाब से ये 10,000 लिखे, ये 20,000 लिखे, और ये हो गया जी 1,30,000 रुपए। सेल्स मान लेते हैं कि हमारे पास 80,000 रुपए की हुई है। अदर इनकम हुई है 10,000 रुपए की, और जो लाइबिलिटीज है हमारी वो है 40,000। तो बेटे इस साइड का भी टोटल कितना आया? 1,30,000। देखना मैं झटपट आपको पूरा का पूरा ही अकाउंट समझा देता हूं। ये होता है बेटे जी। अब देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस यहां आ गए, इनडायरेक्ट यहां आ गए, एसेट्स अपने बैलेंस शीट में आ गए। अब सेल्स, सेल बेटे ये होती है गुड्स की। और बताओ जरा गुड्स कहां बनते हैं? गुड्स बनते हैं फैक्ट्री में। मेरे बच्चों फैक्ट्री की बस एक ही इनकम होती है फैक्ट्री से कि हमने कितने गुड्स बेचे। बाकी की जो इनकम होती है वो सारे ऑफिस वाले कमा के देते हैं। तो यानी कि यहां पे आएगी जी सिर्फ एक इनकम, वो है सेल्स। बताओ कितनी हुई सेल? 80,000। अदर इनकम बेटे, क्योंकि क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है, तो ये अदर इनकम भी कहां आएगी? क्रेडिट साइड में। लेकिन किस अकाउंट में? P&L में, क्योंकि ऑफिस वाले ये सारी इनकम कमा रहे हैं। भाई आपको पता है ना कि ये नॉमिनल अकाउंट है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट साइड में इनकम आएंगी सारी। इनकम हमारी कितनी हुई है? 10,000 रुपए। और ये लाइबिलिटीज है, बताने की जरूरत ही नहीं थी, लाइबिलिटीज सारी हमारी कहां आ जाती है? 40,000 रुपए की लाइबिलिटी है, ये आ जाएगी जी कहां? बैलेंस शीट में। या ऐसा कर लेते जी, एक और चीज आती है वैसे क्रेडिट साइड में, कैपिटल। इसे कर लेते हैं 30,000 और इसे कर देते हैं 10,000। तो बेटे ये लाइबिलिटी साइड में एक तो लाइबिलिटी आ जाएगी 30,000, और उसके अलावा कैपिटल भी तो एक तरह की लाइबिलिटी है जो हमें ऑनर को देनी है। ये है 10,000 रुपए। अब आप देखते जाओ कमाल। अब मैं यहां का रिजल्ट निकालूंगा बेटे, देखना जरा कैसे निकालता हूं। मैं देख पा रहा हूं मेरी इनकम है 80,000 और खर्चे हैं मेरे 10,000, तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट। लेकिन ये निकलेगा कैसे? जो साइड ज्यादा आ रही है उस तरफ आप अमाउंट लिखिए जो ज्यादा आया, 80,000। इसमें से डेबिट साइड माइनस कर दीजिए, तो यहां पे प्रॉफिट आएगा कितना? 70,000। लेकिन बेटे इस प्रॉफिट को कहा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे कहा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। वाई ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस का मतलब होता है जी कुल मेरा सेल से फैक्ट्री तक का प्रॉफिट कितना है, बस ये समझ लो। अब ये वाला जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर किया जाता है P&L अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन किया जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। 70,000 का हुआ, मतलब मेरी फैक्ट्री से 70,000 का फायदा हुआ, 10,000 की इनकम यहां कमाई, तो कुल मिला के 80,000 की इनकम कमा ली, और 20,000 का मैंने बाद में ऑफिस में खर्चा भी किया। तो बेटे जी मेरी टोटल इनकम फैक्ट्री प्लस ऑफिस 80,000 है।
अगर अब मैं उसमें से ऑफिस के खर्चे घटा दूं तो मेरा कुल मिला के जो प्रॉफिट आएगा इसे मैं कहूंगा नेट प्रॉफिट, और यह आएगा 60,000। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से और नेट प्रॉफिट आता है पी एंड एल अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो फैक्ट्री तक ही हुआ, और नेट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसा प्रॉफिट जो हमें ओवरऑल बिजनेस से मिला। समझे इस बात को? क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट भी यहां पे जोड़ दिया तो बेटे ये ओवरऑल रिजल्ट बन गया। और ये जो नेट प्रॉफिट है, आप सभी जानते हैं प्रॉफिट पे हक किसका होता है बिजनेस में? बता दीजिए जरा। प्रॉफिट पे हक होता है ओनर का। तो बेटे ये हमें ओनर की कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मैं कैपिटल को इनर कॉलम में लिखूंगा हमेशा, क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ के दिखाना है। 60,000 ये मैंने आउटर कॉलम से काट दिया और 10,000 यहां लिखा। 60,000 का प्रॉफिट हुआ तो कुल मिला के ओनर का पैसा कितना हो गया? 70,000। बस बेटे अब मेरी बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल किया जाएगा, और अगर दोनों साइड का टोटल बराबर आता है तो इसका मतलब ये कि हमने अभी तक जितना भी काम किया है वो बिल्कुल सही, और मुबारक हो वो बिल्कुल सही बराबर आ रहा है 1,00,000 रुपए। ये होता है तरीका फाइनल अकाउंट बनाने का ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें 3 जगह पे आने वाली चीजें मिक्स करके गिवन होती है, हमें उन्हें अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करना होता है। ये ध्यान में रखते हुए कि ट्रेडिंग में केवल फैक्ट्री वाली चीजें जाए, पी एंड एल में हमारी ऑफिस वाली चीजें जाए, और ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल ले, वो ग्रॉस प्रॉफिट यहां ले आए और फिर नेट प्रॉफिट निकाल ले। फिर ये नेट प्रॉफिट पे ओनर का हक होता है तो बैलेंस शीट में कैपिटल में इसे प्लस कर दे। फिर आखिरी में एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल हमारा बराबर आना चाहिए, तो इसका मतलब हमने अब तक अपनी अकाउंटिंग बिल्कुल करेक्ट की है। ये मैंने आपको एक समराइज्ड फॉर्म में फाइनल अकाउंट बना के दिखा दिए हैं। पूरे चैप्टर के अंदर हम बस बेटे यही कर रहे होंगे, आप देखते हुए चलिएगा। अभी आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी वेरी मच।